Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about second generation NAVIC satellites. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. नाविक सैटेलाइट्स क्या हैं इनको समझने से पहले हम लोग एक बार ज़रा देख लेते हैं जीपीएस के बारे में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में। जीपीएस तो आज के डेट में हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, बट इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, किसने इसको डेवलप किया है, वो एक बार देखते हैं। इस जीपीएस सिस्टम अक्सर हम लोग कैब में ट्रैवल करते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं और भी कई सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूएस। 1970 से ही इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था, बट इट बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल सिंस 1993। इसके अंतर्गत 24 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन है जो लॉन्च किया गया है यूएस द्वारा। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं अराउंड द अर्थ। 6 अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, हर एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स हैं और इस तरीके से 24 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन है जो हमेशा अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहता है और वो अर्थ को पूरी तरीके से कवर करता है, जिसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दे यूज रेडियो सिग्नल्स ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। टेक्निकलिटीज में अगर जाएं तो L1 एंड L2 फ्रीक्वेंसीज की रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल करता है जीपीएस और इस तरीके से इट हेल्प्स अस इन कम्युनिकेटिंग। बेसिकली जीपीएस प्रोवाइड्स अस स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, SPS। तो जीपीएस सिस्टम है और इसकी मदद से जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो है एसपीएस, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस। क्या है एसपीएस? तो एक फ्रीली अवेलेबल नॉन इनक्रिप्टेड नेविगेशन सिस्टम है। फ्रीली अवेलेबल मतलब जो भी चाहे एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करे और वहाँ से वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी इनक्रिप्शन या लिमिटेशन नहीं है, तो इट इज़ अवेलेबल टू ऑल। हमारे पास अगर स्मार्टफोन है या कोई दूसरे इस तरीके के नेविगेशन डिवाइस हैं तो इसकी मदद से हम लोग जीपीएस द्वारा प्रोवाइड की गई एसपीएस, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मैपिंग, एग्रीकल्चर या डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये है जीपीएस सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि जीपीएस एक एक्सक्लूसिव इस तरीके का सिस्टम है। ऐसा सिस्टम यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दुनिया के बाकी देशों ने भी डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल रसिया हैज़ डेवलप्ड ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन हैज़ डेवलप्ड गलीलियो, चाइना हैज़ डेवलप्ड बेदो। ये तीनों भी अमेरिका के जीपीएस की तरह एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। मींस दे प्रोवाइड पोजीशनिंग सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, दे कवर एंटायर वर्ल्ड, इसलिए इनको कहा जा रहा है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यहाँ ब्रैकेट में इसीलिए मैंने लिख करके दिया है ग्लोबल। जबकि वहीं जापान की बात की जाए तो उसने भी एक तरीके का पोजीशनिंग सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है QZSS। और भारत ने भी डेवलप किया है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, जिसको हम लोग नाविक भी कहते हैं, नेविगेशन कॉन्स्टेलेशन ऑफ इंडिया। तो भारत का और जापान वाला जो है वो रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है। रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम का मतलब है ये है कि इट डज नॉट कवर द इंटायर वर्ल्ड, दे प्रोवाइड सिमिलर पोजीशनिंग सर्विसेज लाइक जीपीएस, बट देयर कवरेज इज रीजनल, लिमिटेड। बट अमेरिका के जीपीएस की तरह ही रसिया का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गलीलियो एंड चाइना का बेदू, दे प्रोवाइड ग्लोबल सर्विसेज। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपना डेवलप किया है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, लेकिन यूएस वाला जो जीपीएस है इट इज़ मोस्ट यूज्ड, मोस्ट ट्रस्टेड पोजीशनिंग सिस्टम सर्विसेज। वही हम लोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत का अपना खुद का नाविक सिस्टम डेवलप हो चुका है विच प्रोवाइड्स अस स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज। अब समझिए कि नाविक का इस्तेमाल करना या नाविक का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है भारत के लिए। अमेरिका का जो जीपीएस सर्विस है वो वो जब चाहे तब सेलेक्टिवली डिनाई कर सकते हैं दुनिया के किसी भी देश को या उनके सिटीजन्स को। ड्यूरिंग कारगिल वॉर 1999 अमेरिका डिनाइड अस द जीपीएस सर्विसेज। हम चाहते थे कि हमें ये सर्विसेज मिले जिससे हमारे
आर्म्ड फोर्सेस आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, साथ ही साथ हम लोग कुछ हद तक इंट्रूडर्स जो घुसपैठी आ गए थे कारगिल वॉर के दौरान, उनके लोकेशन का पता लगा पाए। बट अमेरिका डिनाइड देयर जीपीएस सर्विस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर टाइम। तब से ही भारत ने फैसला कर लिया था कि उन्हें खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना होगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ नेविगेशन सिस्टम। और फिर भारत ने डेवलप किया अपना खुद का, इंडिया का अपना रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जिसका नाम रखा गया नाविक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये तो सिस्टम का नाम है, उसका नाम हमने दिया है, ये ओवरऑल सिस्टम है जिसका नाम हमने दिया है नाविक, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियाज स्पेस एजेंसी इसरो। इसके अंतर्गत ओरिजिनली 8 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, जिसमें से 7 एक्टिव हैं, एक जो है वो अभी एक्टिव नहीं है। इन 7 जो एक्टिव सैटेलाइट्स थे ओरिजिनली जो लॉन्च किए गए, उसमें से 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बीच का अंतर कुछ ही दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। हाइट दोनों की सेम होती है, बट जो पोजिशनिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, दैट इज डिफरेंट। अब हमारा जो नाविक सिस्टम है, यानी कि भारत का जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, वो अमेरिका के जीपीएस जैसा ही है, बट अंतर एक है कि भारत का जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है उसका कवरेज लिमिटेड है, इसीलिए इसका नाम है रीजनल, इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और अमेरिका वाला है ग्लोबल, इट प्रोवाइड सच स्टैंडर्ड पोस्टिंग सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भारत का जो नाविक सिस्टम है ये भारत के टेरिटरी के ऊपर तो पोजिशनिंग सर्विस प्रोवाइड करता ही है, एट द सेम टाइम भारत के अराउंड लगभग 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये पोजिशनिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इट प्रोवाइड्स पोजिशनिंग सर्विसेज इन इंडिया एंड इट कैन फर्दर प्रोवाइड पोजिशनिंग सर्विसेज अबाउट 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द इंडियन टेरिटरी। ये दो तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो जीपीएसओ में प्रोवाइड करता है, विच इज़ अवेलेबल टू ऑल यूजर्स, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें, ट्रैकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लें। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। तो ये जो हमारा नाविक सिस्टम है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज ऑल्सो। अब इसी नाविक से रिलेटेड है ये करंट डेवलपमेंट। कल हमने चर्चा की थी कि इसरो ने अपना 100th लॉन्च किया है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसरो इसरो ने भी सेंचुरी बना दी है। जो कल हमने देखा था 100th लॉन्च, वो लॉन्च था थ्रू GSLV F-15। तो दिस वाज द मिशन, GSLV F-15 मिशन। इस GSLV F-15 मिशन की मदद से लॉन्च किया क्या गया है वो जरा समझते हैं। तो हमने बात की नाविक की, नाविक के अंदर ओरिजिनली 8 सैटेलाइट जिसमें से 7 एक्टिव हैं, बट हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का प्लान है कि अपने जो नाविक सिस्टम है उसके सर्विसेज को कंटिन्यूअस मैनर में बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ इसकी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए, एज फार एज इट्स प्रिसाइज नेचर इज कंसर्न और इट्स जोग्राफिकल कवरेज इज कंसर्न, इसको और बेहतर बनाने के लिए 5 सैटेलाइट्स और ऐड किए जाएंगे, 5 नाविक सैटेलाइट्स और ऐड किए जाएंगे, NVS-1 से लेकर के NVS-5 तक। इन्हीं को कहा गया है सेकेंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स, which will be added over and above these 8 satellites that were added in first go। तो 2018 से हमारा नाविक एक्टिव है, उनमें से 7 सैटेलाइट एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसरो हैज प्लान्ड टू ऐड 5 मोर सैटेलाइट्स। नाविक 1 of second generation was already added in the orbit around the earth in 2023। NVS 01 was launched in May 2023 itself। करंट न्यूज़ ये है कि GSLV F-15 मिशन जो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया, जिसमें हमारा खुद का इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ था और वो इसरो का 100th स्पेस मिशन था, इट हैज सक्सेसफुली प्लेस्ड नाउ NVS 02 इन द इंटेंडेड ऑर्बिट। NVS 02 यानी कि सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट नंबर 2, इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। इट कैरीज डिफरेंट पेलोड्स
उस पेलोड की मदद से अब L1 फ्रीक्वेंसी के अलावा L5 एंड S फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। तो मुद्दा यह है कि सेकेंड जनरेशन में जो सैटेलाइट्स ऐड किए जा रहे हैं नाविक में, उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो गया एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। उनमें अलग अलग सोफिस्टिकेटेड पेलोड्स इंक्लूड किए गए हैं, साथ ही साथ एक प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक भी इंक्लूड किया गया है NVS-02 में। इस क्लॉक का नाम है रुबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड। दिस क्लॉक विल बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट टाइम कीपिंग। ये जो एटॉमिक क्लॉक ऐड किया गया है NVA-02 में, इसी तरीके का एटॉमिक क्लॉक NVA-01 में भी था, विच वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2023। विथ टाइम होगा क्या कि ये जो नेविक के फर्स्ट जनरेशन के सैटेलाइट्स हैं वो धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे और सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट्स उनके जगह पे पूरी तरीके से एक्टिवली काम करेंगे। फिर हो सकता है कि उनके जगह पे थर्ड जनरेशन आए, फोर्थ जनरेशन आए, दिस इज हाउ थिंग्स विल कीप ऑन गोइंग। लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग में 8 सैटेलाइट्स थे, 2 अब और आ गए हैं, तो टोटल हो गए 10 सैटेलाइट, जिसमें से 9 एक्टिव हैं। सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स मैंने आपको पहले ही बताया, ये हर मामले में थोड़ा बेहतर है फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। दे विल हैव लॉन्गर मिशन लाइफ, approximately 12 years of mission life as compared to 10 years for first generation satellite. And as far as accuracy and precision is concerned, they are better as compared to first generation. Yesterday also we talked about 100th space mission of ISRO launched by GSLV F-15 mission. ओवरऑल 100 मिशन जो हमने लॉन्च किए हैं उसकी मदद से टोटल 548 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा चुके हैं इसरो द्वारा। तो एक मिशन में एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। कल ही हमने देखा था कि एक 2017 के मिशन की मदद से तो 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया था इसरो ने, जिसकी मदद से उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो विथ 100 स्पेस मिशंस इसरो हैज़ बीन सक्सेसफुली और इसरो हैज़ बीन सक्सेसफुल इन लॉन्चिंग 548 सैटेलाइट्स सो फार। यूपीएससी ने 2023 में इस पर्टिकुलर एरिया से प्रश्न पूछा था। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, 2018 में नाविक वाज मेड एक्टिव एंड दैट इज द रीजन व्हाई 2018 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी नाविक सिस्टम से प्रश्न पूछा था और मेंस में भी पूछा था। द पॉइंट इज कि जो चीजें न्यूज में ज्यादा होती हैं और भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं, उन पे सवाल पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो व्हेनेवर वी से लुक इनटू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू मग अप दोज क्वेश्चंस, वी जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि अच्छा ये चीज़ उस साल न्यूज़ में थी इसलिए एग्जाम में आया, तो इस साल जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उनका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। ये चीज़ें आपको समझनी है बाय लुकिंग एट PYQ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकामैक, ईस्ट शॉर्ट में कहें तो। क्या है ये ईस्ट सिस्टम, वो जरा समझते हैं। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल को समझने से पहले एक बार जरा सा हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस अंडर विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गोज फॉर अ रिएक्शन। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, आपको इतना तो मोटा मोटा आपको याद ही है कि किसी भी एटम के अंदर 3 मेन पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है जो उस एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस का ठीक ठाक सा वेट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका नेग्लिजिबल मास होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, इट कैन बी सब्जेक्टेड टू 2 डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। वन इज नोन एज फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन हैपेंस ओनली विथ लार्जर न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है वो ठीक ठाक सा लार्जर है, लार्ज है। इसको अगर हम लोग सब्जेक्टेड करें टू एन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, तो ये समझ लीजिए कि यूरेनियम 235 है। इसके ऊपर हम लोग एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करें, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, आई एम सो सॉरी, एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन,
को अगर हम लोग बॉम्बार्ड करें इस यूरेनियम 235 के ऊपर, एक्सेलेरेटेड न्यूट्रॉन को अगर हम इस पे बॉम्बार्ड करें, तो दिस यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस कैन ब्रेक डाउन, इट कैन फिजन इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस, बैरियम एंड क्रिप्टन, और उस पूरे प्रोसेस में 3 और न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। दीज न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कैन अटैक 3 अदर यूरेनियम न्यूक्लियस, और इस तरीके से 9 न्यू न्यूट्रॉन्स कुड बी रिलीज्ड, एंड दैट कैन लीड टू अ चेन रिएक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शंस। तो फिजन रिएक्शन में एक ये फायदा होता है कि एक हमारे पास यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, उसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन से अटैक किया, दैट यूरेनियम 235 न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन इनटू रिलेटिवली टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, एंड इन दैट प्रोसेस एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको हम लोग कहेंगे फिजन रिएक्शन बेस्ड एनर्जी, और 3 और न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं विच कैन अटैक 3 मोर न्यूक्लियस, और इस तरीके से चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। तो ये तो हो गया फिजन रिएक्शन के बारे में, जिसकी मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। यही रिएक्शन होता है तमाम जो न्यूक्लियर बेस्ड रिएक्टर्स हैं दुनिया भर में जो इस्तेमाल किए जाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। यही न्यूक्लियर रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर भी। मतलब बेसिकली अभी तक we have been able to transform this fission reaction into nuclear technology. We have been successful in mastering this fission reaction only and extract energy out of it. But एक और रिएक्शन होता है न्यूक्लियस के लेवल पे जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, जिस जो है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, छोटे एटम के छोटे न्यूक्लियाई, they fuse into each other, they merge into each other in order to create a relatively larger nuclei. For example, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में merge कर गया and lead to formation of helium. इस रिएक्शन को न्यूक्लियस लेवल पे कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन। दिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूजन रिएक्शन को अभी तक हम लोग ठीक से टैप करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसको हम लोग मास्टर नहीं कर पाए हैं। सन के अंदर यही रिएक्शन चलता रहता है। सन इज लंप ऑफ मेनी गैसेज डस्ट्स, उसमें मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज हैं सन के अंदर, जो आपस में फ्यूज करते रहते हैं एंड कीप्स ऑन जनरेटिंग मोर एंड मोर एनर्जी। सन के अलावा तमाम जो स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, दे ऑल्सो कीप ऑन अंडरगोइंग फ्यूजन रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट टू रिएक्शंस एट न्यूक्लियस लेवल, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। फिजन रिएक्शन जहां टूट गया वन लार्जर न्यूक्लियाई इनटू टू स्मॉलर वंस, एंड फ्यूजन रिएक्शन जहां दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक रिलेटिवली लार्जर न्यूक्लियस बनाते हैं और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाया गया कि हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वर्क्स। ड्यूटेरियम या ट्रीटियम न्यूक्लियस को हमने आपस में फ्यूज कराया, उसके लिए इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। उस प्रोसेस में हमने फिर बना दिया हीलियम, और साथ ही साथ बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा। तो ये जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हुआ इसको कहा जाएगा फ्यूजन रिएक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी। फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज मोर एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। तो ऑलमोस्ट इन एवरी कंपैरिजन या कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव फ्यूजन रिएक्शन इज बेटर देन फ्यूजन। बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फ्यूजन इज द सेम प्रोसेस दैट हैपेंस इन सन एज वेल, और फ्यूजन रिएक्शन की मदद से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाली जा सकती है। सेवरल टाइम्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन कैन बी डिराइव्ड। अगर वेस्ट कंपैरिजन की बात की जाए तो फ्यूजन रिएक्शन में बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्टेज यानी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज होता है, विच इज़ नॉट गुड। इफ वी आर डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू इट, इट कैन कॉज मेनी डिजीजेज ऑल्सो, मतलब एज डेडली एज कैंसर, स्किन कैंसर एंड अदर काइंड ऑफ बॉडीली कैंसर्स। तो फिजन रिएक्शन न्यूक्लियर वेस्टेज रिलीज करता है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज रिलीज करता है। ऐसा वेस्टेज फ्यूजन रिएक्शन में नहीं होता है। उसके अलावा फ्यूजन रिएक्शन इज कंसिडर टू बी सेफ प्रोसेस। वाई? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में हमेशा ही एक डर रहता है
कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा एंड दैट चेन रिएक्शन में गो अनकंट्रोल्ड, क्योंकि पहला रिएक्शन हुआ तो 3 न्यूट्रॉन निकले, उस 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और फर्दर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। सो फ्यूजन रिएक्शन में हमेशा ही एक रिस्क रहता है कि इट में गो अनकंट्रोल्ड, इट में लीड टू चेन रिएक्शन एंड विच कैन लीड टू न्यूक्लियर डिजास्टर एक्सीडेंट। बट फ्यूजन रिएक्शन उस मामले में सेफ है बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस चेन रिएक्शन। द प्रॉब्लम इज वी हैव नॉट बीन एबल टू मास्टर फ्यूजन रिएक्शन सो फार। अभी दुनिया भर में अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे हैं फ्यूजन रिएक्शन को आर्टिफिशियल तरीके से कंडक्ट करा के उससे एनर्जी डिराइव करने की। ये बस एक थ्योरी है, बट इसको कॉमर्शियल लेवल पे या प्रैक्टिकल लेवल पे अभी तक हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं कि फ्यूजन रिएक्शन करके हम लोग एनर्जी डिराइव करें। बट इफ मास्टर्ड, द फ्यूजन रिएक्शन could solve all the energy problems of the world. Clean energy source होगा and that too at a very low cost because huge amount of energy could be produced. तो फ्यूजन रिएक्शन टेक्नोलॉजी को वर्केबल लेवल पे डेवलप करने के लिए दुनिया भर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। उन एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो छोटे छोटे रिएक्टर मॉड्यूल्स बनाए गए हैं उन्हीं को नाम दिया गया है टोकामैक। तो टोकामैक आर ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स, दे मिमिक द फ्यूजन प्रोसेस। छोटे लेवल पे प्रोटोटाइप बनाया गया है टोकामैक, इसीलिए इनको कभी कभार कहा जाता है आर्टिफिशियल सन बिकॉज दे मिमिक द फ्यूजन रिएक्शन और दे इंटेंड टू मिमिक द फ्यूजन रिएक्शन दैट कीप्स ऑन गोइंग इनसाइड द सन। इंपॉर्टेंट टोकामैक्स वैसे तो कई सारे हैं, बट 3 महत्वपूर्ण टोकामैक्स के बारे में जरा देखते हैं। एक है ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इट इज being developed or it has been rather developed in France। 2005 से इसको बनाया जा रहा है ITER को। इट इज बिगेस्ट साइंस फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्रीटियम का फ्यूजन रिएक्शन कराने की कोशिश की जा रही है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2039 दिस रिएक्टर वुड बी सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अबाउट 500 मेगावाट ऑफ एनर्जी थ्रू फ्यूजन रिएक्शन। This ITER is outcome of collaboration between 35 countries of the world। उसमें भारत और चाइना जैसे देश भी इंक्लूडेड हैं, अमेरिका भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। भारत अब तक खुद का टोकामैक डेवलप कर रहा है, आदित्य एंड आदित्य यू। इसको डेवलप किया जा रहा है एट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR इन गांधीनगर इंडिया। इट इज इंडियाज फर्स्ट टोकामैक। यहाँ पे फोकस है ऑन प्लाज्मा बिहेवियर स्टडी। तो प्लाज्मा शब्द समझना बहुत जरूरी है अगर टोकामैक को हमें समझना है तो, या फ्यूजन रिएक्शन को समझना है तो। सी प्लाज्मा इज स्टेट ऑफ मैटर विच इज मेनली मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्या कि मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट एक चौथा स्टेट भी संभव है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट, जहां पे द मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इतनी हीट दे दी गई कि सारे के सारे जो एटम्स हैं वो ब्रेक कर गए, प्रोटॉन अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया एंड इट लीड्स टू अ न्यू काइंड ऑफ मैटर जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। तो स्टेट ऑफ मैटर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए सबसे जरूरी है कि हम इतनी हाई एनर्जी जनरेट करें हीट के फॉर्म में जो गैसेस को प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट कर दे, बट दैट टू इन ए स्टीडी स्टेबल प्लाज्मा स्टेट। द पॉइंट इज कि प्लाज्मा स्टेट इज प्री रिक्विजिट, प्री कंडीशन फॉर फ्यूजन रिएक्शन टू बी कंडक्टेड। और वही प्लाज्मा स्टेट को हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेबल तरीके से, स्टीडी तरीके से एट दिस इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इन गांधीनगर इंडिया। सो टोकामैक में जो पहला स्टेप है वो यही है कि प्लाज्मा स्टेट को स्टीडी तरीके से, स्टेबल तरीके से हम लोग डेवलप कर पाए। ऐसा टोकामैक डेवलप कर रहा है चाइना, जिसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक इन हेफेई रीजन ऑफ चाइना। इसका निक नेम आर्टिफिशियल सन भी है। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है कि जो ईस्ट है चाइना का टोकामैक, जिसको डेवलप किया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को मास्टर करने के लिए, यहाँ पे ऑपरेशनल स्टेट मेंटेन किया गया था हाल फिलहाल में फॉर अबाउट 1000 सेकेंड्स, यानी कि 17 मिनट्स।
अब इस ऑपरेशनल स्टेट का मतलब समझ लीजिए। ऑपरेशनल स्टेट डज नॉट मीन दैट इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्यूजन रिएक्शन। In fact, it did not even carry fusion reaction. It simply meant कि लगभग 17 मिनट तक प्लाज्मा स्टेट को मेंटेन किया गया था इन ए स्टेडी मैनर। तो द रिएक्टर वाज सक्सेसफुल इन मैनेजिंग या मेंटेनिंग plasma state in steady manner for about 17 minutes, and this plasma state is prerequisite for fusion reaction, so that is itself an achievement. प्लाज्मा स्टेट को अगर कंसिस्टेंट तरीके से मेंटेन किया जा पाया फॉर हाई longer period of time at very high temperature and with high density, then only in future we can expect कि फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग सक्सेसफुल तरीके से और इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव मतलब जितना एनर्जी हम दे रहे हैं प्लाज्मा स्टेट को डेवलप करने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी निकाल पाए, तभी तो सक्सेसफुल माना जाएगा। आपने जितना हीट दिया उससे ज़्यादा हीट डिराइव कर पाओगे तब तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नेट पॉजिटिव रिएक्शन। सो नेट पॉजिटिव रिएक्शन करने के लिए भविष्य में ज़रूरी है कि हम लोग प्लाज्मा स्टेट को कंट्रोल्ड तरीके से, स्टीडी तरीके से मेंटेन कर पाएँ एट हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी। और उसी डायरेक्शन में ये पहला डेवलपमेंट हुआ है चाइना के ईस्ट टोकामैक में। 17 मिनट्स के लिए एक ऑपरेशनल स्टेट यानी कि प्लाज्मा स्टेट इन स्टीडी कंडीशन वाज मेंटेन्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, साइंटिस्ट across the world are trying to recreate this fusion reaction in order to produce electricity. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना होगा? पहले हमें एनर्जी देनी होगी ताकि फ्यूजन रिएक्शन हो, एक तरफ से ड्यूटेरियम दूसरे तरफ से ट्रीटियम, और फ्यूजन रिएक्शन हो जिससे हीलियम बनेगा, साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन डेवलप होगा और इस प्रोसेस में फ्यूजन एनर्जी रिलीज होगी। नेट एनर्जी शुड बी पॉजिटिव, देन ओनली वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट। अगर ये हम डेवलप कर पाते हैं तो दिस टेक्नोलॉजी कैन एलिमिनेट वर्ल्ड्स एनर्जी क्राइसिस कंप्लीटली। प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज कुड बी एड्रेस्ड क्योंकि इट विल बी अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इस टेक्नोलॉजी को अभी तक हम लोग मास्टर नहीं कर पाए हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। वो तमाम मिनरल्स जो मॉडर्न डे में जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको सस्टेन करने के लिए चाहिए, उन सारे मिनरल्स को कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न एज इज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमें चाहिए रिचार्जेबल बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज के लिए हमें चाहिए लिथियम। तो लिथियम बिकम्स एन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल। तो मॉडर्न टाइम में जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर पैनल्स एंड ऑल, इन सब को सस्टेन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जिन जिन मिनरल्स की जरूरत होती है उनको कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। बट क्रिटिकल मिनरल्स का एक डेफिनेशन तो ये है कि दे सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न गैजेट, बट दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल बिकॉज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या है कि दुनिया के कुछ देशों के पास इन मिनरल्स का कंट्रोल ज़्यादा है, यानी कि उन देशों के अंदर इन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ओवर दीज मिनरल रिसोर्स सप्लाई। और इस कारण से भी इनको नाम दिया गया है क्रिटिकल, क्योंकि वो देश, इसमें सबसे ऊपर नाम आता है चाइना का, वो देश इन मिनरल सप्लाईज को कट डाउन कर सकते हैं और पूरे ग्लोबल ऑर्डर में डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझिए, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको नाम दिया गया है क्रिटिकल मिनरल्स, और क्रिटिकल मिनरल नाम देने के पीछे दो कारण है। एक, सो दे आर क्रिटिकल फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दूसरा, देयर सप्लाई चेन कुड बी डिसरप्टेड। उस पर्सपेक्टिव से भी ये क्रिटिकल है बिकॉज दे आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अंडर कंट्रोल ऑफ सम कंट्रीज लाइक चाइना। सो उनका सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो सकता है, उस कारण से भी इनको कहा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स। अब अगर बात की जाए कि कौन कौन से मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है, तो इसका कोई वेल स्टैब्लिश्ड एग्जॉस्टिव लिस्ट है नहीं। अलग अलग देशों ने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट बनाई है। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका की बात की जाए तो इट आइडेंटिफाइज 50 मिनरल्स एज क्रिटिकल मिनरल्स। जापान आइडेंटिफाइज 31 मिनरल्स एज क्रिटिकल मिनरल्स।
भारत सरकार ने खुद की अपनी एक लिस्ट निकाली है 30 मिनरल्स की, जिनको हमारे देश में आइडेंटिफाई किया गया है एज क्रिटिकल मिनरल्स, एंड इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप सेल्फ सफिशिएंसी इन दीज 30 मिनरल्स। एक बार इनका नाम देख लीजिएगा, राइट। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, दे आर सेट ऑफ 17 एलिमेंट्स टुगेदर, दे कम अंडर वन ब्लॉक या वन हेडिंग, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मिलाकर के टोटल 30 मिनरल्स को भारत सरकार ने डिफाइन किया है क्रिटिकल मिनरल, जिसमें भारत सेल्फ सफिशिएंसी टारगेट कर रहा है। इन क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भारत ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी बनाई गई है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग डेवलप की अमेरिका ने, जिसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। 14 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है जिसको भारत ने भी ज्वाइन किया। इंडिया हैज साइंड critical mineral partnership agreement with Australia. India is negotiating with African as well as Latin American countries for joint critical mineral exploration. क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी को भी माफ कर दिया भारत सरकार ने, ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स को अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर पाएँ और उनसे फिर क्रिटिकल मिनरल्स को डिराइव कर पाएँ। अब क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो रेसिड्यू के फॉर्म में या वेस्ट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं अमंगस्ट मैनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डिस्कार्ड्स। इस तरह के कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे बैटरी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया और टेलीविज़न सेट हो गया, उनमें से कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स को डिराइव किया जा सकता है इन स्मॉलर अमाउंट ओनली, बट डिराइव किया जा सकता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करके एक्सट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई लास्ट ईयर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। इसके अंतर्गत भारत सरकार कंपनियों को इंसेंटिव देती है इफ दे आर एबल टू, मॉनेटरी इंसेंटिव देती है इफ दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिस्कार्ड्स। क्रिटिकल मिनरल्स के डायरेक्शन में ही भारत सरकार ने एक मेजर स्टेप लिया है। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने स्टार्ट किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इस मिशन में टोटल 34,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन नेक्स्ट 7 ईयर्स। 16,300 करोड़ रुपीस विल बी सोर्स्ड थ्रू बजटरी एलोकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सक्सेसिव बजट के अंदर भारत सरकार फंडिंग देगी। 18,000 विल बी सोर्स फ्रॉम सेंट्रल पीएसयूज। तो सरकारी जो कंपनियां हैं वो 18,000 करोड़ रुपीस फंडिंग देंगे। टोटल 34,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे फॉर क्रिटिकल मिनरल्स इन नेक्स्ट 7 ईयर्स अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इस नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का लक्ष्य तो सरल है, क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एंटिटी, जैसे उसमें मेनली है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज या रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट जैसे कि सोलर पैनल्स, उनके प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सकें। क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया जाए देश के अंदर, और साथ ही भारत का पोजीशन क्रिटिकल मिनरल मार्केट में स्ट्रेंथन किया जाए। राइट नाउ वी आर वल्नरेबल as far as accessibility to critical mineral is concerned, because the major supplier of many critical mineral is China. कुछ क्रिटिकल मिनरल्स में मेजर सप्लायर अमेरिका भी है, और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद वापस से इंडिया के लिए डबल वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, एक तो चाइना साइड से और दूसरा अमेरिका साइड से। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो आर्टिकल है द हिंदू का, इसमें चूंकि बजट आने वाला है 2 दिनों में, तो बजट को लेकर के अलग अलग चीज़ों पे चर्चा हो रही है कि क्या स्कीम पहले लाए गए, क्या और किया गया, और क्या किया जा सकता है। इस पर चर्चा अखबारों में लगातार ही चल रही है पिछले 5-6 दिनों से। उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया कि पिछले 2-3 बजटों में भारत सरकार ने किन किन नए नए स्कीम्स को अनाउंस किया है और उस पर कितना बजटरी एलोकेशन किया है। तो ये आर्टिकल मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें अलग अलग स्कीम्स के बारे में एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है, जिसको देख करके क्विक रिवीजन हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टेबल फॉर्म में इसको ले लिया है कि साल 2024-25 वाले बजट में, यानी कि पिछले साल के बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स अनाउंस हुए, उसके पहले क्या क्या स्कीम्स चल रहे थे, उनका बजटरी एलोकेशन कैसे बढ़ा है, घटा है। अगेन आई विल सजेस्ट कि आपको ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस स्कीम में कितना बजटरी एलोकेशन किया गया, बट एक बार ज़रा देख लीजिए कि अलग अलग स्कीम जो लाए गए हैं भारत सरकार द्वारा पिछले बजट में, उसके पहले
वो किन किन मकसद से लाए गए हैं, उनका लक्ष्य क्या है, तो सीधा सीधा रिवीजन हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फॉर इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर पैनल्स, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सीधा सीधा एआई को प्रमोट करने के लगे। इंडिया एआई मिशन टू कैटलाइज एआई इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन to make India the global hub for production and uses of green hydrogen. Green hydrogen are those hydrogen which are produced through a process which is environment friendly. Basically इसके अंदर electrolysis process का इस्तेमाल किया जाता है। तो green hydrogen के बारे में we'll talk someday else. Legal aid defense council system to provide legal aid in the criminal matters. PM विश्वकर्मा स्कीम, तो ये जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं हमारे देश के अंदर, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके अंदर गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे, या फैमिली के अंदर जो ट्रेडिशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आर्टिसन से पास करने का, वो बना रहे, इसके लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज टू री इमेजिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस टू एक्सपेडाइट द ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल्स। मिशन अन्वेषण, मिशन अन्वेषण बेसिकली हमारे देश के अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका एक्सप्लोरेशन करने पे फोकस करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर नेचुरल गैस को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए, साथ ही साथ कोल वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो मिशन अन्वेषण एम्स एट स्टडिंग एंड मैपिंग सेडिमेंट्री रॉक्स अक्रॉस द कंट्री, ये याद रखना। नेशनल क्वांटम मिशन अगेन सिंपल है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। प्रधानमंत्री जनमन, इट एम्स एट improving the socio-economic conditions of PVTGs, particularly vulnerable tribal groups. नमस्ते स्कीम, ये तो मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिहैबिलिटेशन के लिए है, इसको हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले भी देखा है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसके अंतर्गत एयर कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जाए, स्मार्ट सिटी मिशन, ये सब तो आप समझते ही हैं, ये सब तो नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है। उन्नत भारत अभियान, नाम से आप कन्फ्यूज नहीं गेस कर पाएंगे क्या है, तो देखते हैं। उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य है टू इनेबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू वर्क विद द पीपल इन रूरल इंडिया। उन्नत भारत अभियान याद रखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए फेम स्कीम है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम है। तो ये सब कुछ नाम आपको एक बार देख लेने हैं। मिशन अन्वेषण के ऊपर मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आसर रिपोर्ट पे जो कल प्रश्न था, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एसएलवी से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें आप कहेंगे कि पहला स्टेटमेंट गलत है, इट वॉज नॉट फुल्ली सक्सेसफुल, यू नो इट राइट। दूसरा स्टेटमेंट सही है, कलाम साहब ने इसको लीड किया था। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है बिकॉज द फ्लावर इज इंडेंजर्ड, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।